हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा प्रीलिम्स का चल रहा है विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज, ठीक है, 2021 वाला, ठीक है। तो इसका जो ये हमारा फिफ्थ टेस्ट सीरीज चल रहा है हिस्ट्री का, जो जो आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री इसमें देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है, इसका सेकेंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हम लोगों ने 4 टेस्ट सीरीज पूरी सॉल्व कर ली है, ये 5वीं चल रही तो वो भी देख सकते हैं। और हमारे मेंस के भी जो विजन के हैं टेस्ट सीरीज, ठीक है, उनका भी पूरा डिटेल में हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और 2020 वाले भी हमने सारे सॉल्व कर रखे हैं टेस्ट सीरीज, तो वो भी आप लोग रिवाइज के पर्पज़ से देख सकते हैं। और मेरा क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप लोगों को उसको पॉज करना है, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके उसका आंसर देना है। और बाद में फिर लास्ट में कितना आपका सही जा रहा है और कितना गलत जा रहा है उसको मतलब काउंट करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, ठीक है। और किसी को शर्माना नहीं है, जितना भी स्कोर आ रहा है उसको अभी लिखोगे, ठीक है, तो आगे जाकर आपका यही स्कोर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर अभी से आप लोग ये सीरियस नहीं होते हैं, इसीलिए जब एग्ज़ाम आता है तो एक महीने पहले आप सोचते हैं कि हमारा जो है 100 क्वेश्चन सही हो जाए, 100 का 100, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई। अभी से जब तक आप करेंगे नहीं और तो कहाँ से चीज़ें हो जाएंगी। जो लोग मतलब लगे हुए हैं हर चीज़ प्रॉपर, जो करंट का भी प्रैक्टिस करते हैं, जीएस का भी प्रैक्टिस करते हैं, स्टैटिक का भी प्रैक्टिस करते हैं अपना, और जो ये सब चल रहा है उनका रिवीजन भी चल रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसमें आपको ये हर जाना कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ जाता है। तो आप लोगों को अगर सीरियसली आप लोगों को 2021 के लिए सीरियस हैं तो अच्छे से उसको पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और अच्छे से उसको टेस्ट को अटेम्प्ट किया कीजिए, ठीक है। और स्कोर ज़रूर बताना है, शर्माना नहीं है। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ या धीरे बोल रहा हूँ, तो वो आप लोग बता सकते हैं जो भी है, ठीक है। कोई भी इशू है। और यार आप लोग देखो वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। देखो यार, हम बनाते हैं वीडियो, एक वीडियो बनाने में कम से कम 5 से 6 घंटा लग जाता है, और आप लोग लाइक भी नहीं करते यार। फ्री ऑफ कॉस्ट हम हिंदी का मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि कोई प्रोवाइड कराता नहीं जनरली, और लाइक भी नहीं करते, उसके बाद शेयर भी नहीं करते हैं। अरे कम से कम जो वीडियो पे मेहनत की जा रही है, कम से कम थोड़ा सा तो आप लोग उसको कर ही दो यार, तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। अपना टाइम वेस्ट करता हूँ ये है, तो हम सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचे तो उनका भी भला हो जाए। अब मैं चला रहा हूँ इसको, तो वही है कि जो फ्री में चीज़ें मिलती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। अभी इसी को पैसे मतलब अगर जो पेड कर दिया जाए तो सभी लोग आएंगे कि अच्छा है, ये है वो है, ठीक है। तो आप लोग बताइए, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं सुधार करूँगा उसमें, लेकिन इस तरह से मतलब मत कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट तो रखिए यार मुझे भी। तो चलो खैर कोई बात नहीं, मैं तो अपना काम करूँगा। आप लोग अगर अपना काम करेंगे अच्छे से तो आप लोग भी अच्छी पोजीशन पे जाएंगे, और नहीं करेंगे तो वो आपको आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि अच्छी पोजीशन पे जाना है या यहीं पे रहना है, ये आप लोग डिसाइड करोगे, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, आज बहुत ज़्यादा हमने कह दिया, इसके लिए डोंट वरी, कुछ मतलब ज़्यादा माइंड में मत रखना। जो अच्छा लगे वो अपनाना, जो अच्छा ना लगे उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। तो चलते हैं 51 क्वेश्चन नंबर पे। तो इसमें कहा गया है कि सारनाथ से प्राप्त विराजमान बुद्ध की प्रतिमा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है। तो फर्स्ट है कि बुद्ध को जो पद्मासन में विराजमान दिखाया गया है। सेकेंड है कि यह मूर्ति धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का निरूपण करती है। तो ये देखो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि बुद्ध की जो ये पद्मासन विराजमान ये मूर्ति इसमें दिखाई गई है जो सारनाथ में जो बुद्ध की प्रतिमा है, और ये धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का निरूपण करता है जहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है। तो हमारा ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और अगर बात की जाए इनकी जो अभय मुद्रा वाली जो मूर्ति है, ये आपको देखने को मिलेगी इनकी प्रतिमा मथुरा में, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। तो इसमें कहा गया है कि मगध क्षेत्र पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है कि मौर्य वंश है, सेकेंड है शिशुनाग वंश है, थर्ड है हमारा नंद वंश है, और फोर्थ है हर्यक वंश है। तो इसमें देखो आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो सबसे पहले हर्यक वंश आया था,
ये आपको जो 6 ईसा पूर्व से मतलब 4 साढ़े साढ़े 4 ईसा पूर्व तक ये दिखाई पड़ा था, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिला था नंदवंश, ठीक है। तो ये 445 के करीब आया था शायद, ऐसा ही कुछ टाइम था। आप लोगों को ये मुझे कंफर्म नहीं है इसका नंदवंश का। तो इन लोगों को आप लोगों को क्या करना है, ऑर्डर में, ये आज आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। ऑर्डर में लिखना है कि किसका शासन किसने किसके शासनकाल तक रहा है, और इनके जो इनके संस्थापक हैं इस वंश के, ठीक है। तो उनको भी सामने लिखना है, क्योंकि अगर इनसे क्या होता है कि कभी कभी इनका जो टाइम होता है, टाइम पीरियड, वो पूछ लेते हैं कि किसका कितना है, मिलान करने के लिए आ जाता है। और कभी कभी होता है कि उनके फाउंडर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर एक बार लिख देंगे तो उसे कभी भी नहीं भूलेंगे। और इससे पहले 2020 वाले में तो हमने इसको डिटेल में इन चीज़ों को बहुत पहले जो है सॉल्व भी कर रखी हैं। अगर वो भी वाले वीडियो देखेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। वैसे थोड़ा सा सर्च करोगे तो ज़्यादा चीज़ें अच्छे से आपको बेटर तरीके से आएंगी, ठीक है। तो इसमें देखो, पहला है आपका हर्यक वंश है, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा ये शिशुनाग वंश, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नंदवंश, और फिर है यो मौर्य वंश है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही है। ये मौर्य वंश हमारा देखने को मिला था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो ये लास्ट में सबसे आया है, और सबसे पहले हर्यक वंश आया है। तो अगर गैस भी लगाना है तब भी हम लोग अच्छे से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि मुहरें जो मुख्यतः थी वाणिज्यिक उद्देश्य से निर्मित की गई थी, और सेकंड है कि मुहरें अधिकांशतः हाथी दांत से निर्मित थी, और प्रत्येक मुहर जो थी वो चित्रात्मक लिपि से उत्कीर्ण थी। तो इसमें अगर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखो इसमें फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मुहरें जो थी मुख्यतः वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए निर्मित की गई थी। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। लेकिन अगर बात की जाए सेकेंड वाले की, तो ये गलत है कि कहा गया अधिकांशतः हाथी दांत से निर्मित थी। तो ये गलत है। इसमें जो मुहरें थी अधिकांशतः जो स्टेट स्टेटाइट की थी, जो बनी हुई थी, ठीक है, वो अधिकांशतः निर्मित थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो कभी कभी ये एंगेट की भी देखने को मिलती थी, चर्ट की देखने को मिलती थी, तांबा था, टेराकोटा था, और हाथी की जो मतलब हाथी दांत की भी देखने को मिलती थी, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में थी। अधिकांशतः आप देखेंगे तो स्टेटाइट की ये देखने को मिलती थी। थर्ड वाला स्टेटमेंट में की बात की जाए तो प्रत्येक मुहर चिकित्सक चित्रात्मक लिपि से उत्कीर्ण थी। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें जो ये भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक जो लिपि देखी गई थी इस पे, ठीक है। तो एक और तीन स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कहा गया है कि कभी कभी सुर्खियों में रहा लास्ट ग्लेशियर मैक्सिमम संदर्भित करता है, शब्द किसको संदर्भित करता है। तो ए ऑप्शन है कि हमारा पिछले हिमयुग के दौरान सबसे निकटतम समय जब बर्फ की परतों का विस्तार सर्वाधिक हुआ था। बी है अंटार्कटिका में विगत शीत ऋतु में अवलोकित बर्फ की परत का सर्वाधिक विस्तार, और सी है कि हिमयुग के दौरान सर्वाधिक संख्या में प्रजातियों और जैव विविधता का अस्तित्व, और डी है कि हिमयुग के दौरान प्राप्त निम्नतम वैश्विक तापमान। तो देखो इसका ए वाला ऑप्शन सही है, जो ये हमारा है पिछले हिमयुग के दौरान सबसे निकटतम समय जब बर्फ की परतों का विस्तार सर्वाधिक हुआ था, ठीक है। इसी के नाम से जाना जाता है ये लास्ट ग्लेशियर मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। इसमें कहा गया है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों का उपविभाजन सामान्यतः किया जाता है। तो ये ऑप्शन है कि सूर्य के संबंध में दिशा के आधार पर, बी है कि गोपुरम के आकार के आधार पर, सी है कि विमानों के आकार के आधार पर, और डी है कि प्रयुक्त सामग्री के आधार पर। तो इसमें अगर बात की जाए तो जो ये हमारा ऑप्शन सी वाला है ये सही है, क्योंकि जो विमान के आकार के आधार पर जो है ये द्रविड़ शैली के मंदिरों का जो है उपविभाजन किया जाता है। इसमें आपको 5 भागों में इनको उपविभाजित किया गया है। पहला है कि वर्गाकार होता है, ठीक है, वर्गाकार आपको देखने को मिलता है। एक होता है आयताकार, आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये अष्ट अंडाकार देखने को मिलता है, ठीक है, और गोलाकार होता है। उसके साथ साथ आपको अष्टभुजाकार यानी अष्टाशास्त्र के रूप में भी देखा जाता है। तो ये 5 प्रकार से इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है।
तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। इसमें कहा गया है कि कीटाणु शोधन टावर यानी यूवी ब्लास्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह माल और विमानपत्तनों जैसे कि लोगों की अधिकांश आवाजाही वाले स्थानों के कीटाणु शोधन के लिए उपयुक्त कीटाणु शोधन टावर है, ठीक है। और यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ये ज़्यादा जहाँ आवाजाही है, ठीक है, वहाँ मतलब जो कोविड-19 की जो ये महामारी चल रही इसको जो है सैनिटाइज करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 57 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रकूट तेलुगु और कन्नड़ कवियों के महान संरक्षक थे, ठीक है। सेकंड है कि अपभ्रंश कवि स्वयंभू राष्ट्रकूट दरबार के कवि थे। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो जो राष्ट्रकूट तेलुगु और कन्नड़ कवियों के महान संरक्षक थे, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट पहला वाला सही हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको जो ये चालुक्य और होयसल थे, ये भी तेलुगु और कन्नड़ कवियों के महान संरक्षक रहे हैं। साथ ही ये जो अपभ्रंश कवि स्वयंभू जो है राष्ट्रकूट के दरबार में रहते थे, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट है 58। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत वेदांत का मूल पाठ है। तो इसमें अगर वेदांत के मूल पाठ के बारे में बात की जाए तो ए ऑप्शन है कि शूल सूत्र है, ठीक है। और बी है कि श्रौत सूत्र है, सी है ब्रह्म सूत्र है और धर्म सूत्र है, डी ऑप्शन। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ये जो ब्रह्म सूत्र है इसी के बारे में बात की जा रही है, जो ये मतलब वेदांत का मूल पाठ है, साहित्यिक स्रोत का वेदांत का जो मूल पाठ है, ठीक है, ब्रह्म सूत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 59 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि हड़प्पा नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि हड़प्पाई नगरों में बृहद पैमाने पर पत्थर के भवनों का उपयोग किया जाता है। और सेकेंड है कि नगरों में घरों की व्यवस्था आर्य प्रतिरूप में की गई है। और थर्ड है कि यह पूर्णतया संबद्ध जल निकासी प्रणाली निर्मित की गई है। यहाँ पे मतलब जो संबद्ध जल निकासी प्रणाली है, तो देखो थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, वहाँ अच्छी मतलब एक जल निकास वाली प्रणाली स्थित है। मतलब वर्गा जो आपको आयताकार और वर्गाकार ये नालियाँ देखने को मिलती हैं, घरों से नालियाँ आई हैं। उसके बाद जो है ये मतलब सड़कों के किनारे ये मतलब सीवर लाइन बनाई गई है, ठीक है, ताकि जल निकास का बहुत ही अच्छी प्रणाली विकसित की गई है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो ये कहा गया कि आर्य प्रतिरूप था, तो वहाँ आर्य प्रतिरूप नहीं आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे ग्रिड सिस्टम था कि मतलब ये सभी जो मतलब ये नगरों की जो व्यवस्था थी ये मतलब समकोणीय स्थिति पर बसी हुई थी, ठीक है। और ये जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये भी हमारा गलत है, क्योंकि भवनों का उपयोग जो है बड़े पत्थरों से नहीं, वहाँ ईंटों से किया गया था। वहाँ बहुत ही डेवलप हो चुके थे वो लोग, बहुत ही सभ्य नगर था, मतलब सभ्य लोग थे जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके थे। तो ईंटों का विकास पहले ही हो चुका था वहाँ पे, ठीक है। तो पत्थरों का वहाँ नहीं ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, तो वो भी गलत हो गया। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, केवल 3 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि नगर वन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नगर वन योजना के बारे में हमको बताना है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो इसका लक्ष्य संपूर्ण भारत में अगले 5 वर्षों में 200 शहरी वन विकसित करना है, ठीक है। और सेकेंड है हमारा कि इस योजना के अंतर्गत शहरी वनों को मुख्य रूप से शहरों में विद्यमान वन भूमि पर विकास किया जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य ही जो नगर वन योजना है इसका लक्ष्य ही है कि 200 शहरों का शहरी वन को विकसित करना है 5 वर्षों में, ठीक है। और उसके साथ साथ ये मतलब जो शहरी क्षेत्र में जो भूमि होती है उस पे ही वन उगाने हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 61 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि यह शूद्र की प्रसिद्ध संस्कृत साहित्यिक रचना है। इसके पात्र समाज के सभी स्तरों से संबद्ध हैं। इसके अंक में चोरी का एक रुचिकर विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें चोरी का नियमित कला मतलब जो रेगुलर आर्ट के रूप में उल्लेख किया गया है। उपयुक्त परिच्छेद में मतलब कौन सी
साहित्यिक रचना का वर्णन किया गया है, किसके बारे में ये कहा जा रहा है? तो ए ऑप्शन है मेघदूतम, बी है मुद्रा राक्षस, और सी है मृच्छकटिकम, और डी है आपका मालविकाग अग्निमित्रम। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तो हमारा ये सी ऑप्शन सही है, जो ये मृच्छकटिकम है, ठीक है, उसी के बारे में ये कहा जा रहा है। उसमें चोरी के रूप में मतलब उसमें विवरण प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। तो इसमें कहा गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में गंधिक संदर्भित करता है। तो ए ऑप्शन है व्यापार श्रेणियों को, बी है सैन्य शिविरों को, सी है गांधियों को, और डी है मतलब कारागार को। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही है, जो ये गंधियों को इसमें मतलब संदर्भित किया जाता है, जो गंधिक है ये, ठीक है, क्योंकि ये जो प्राचीन इतिहास में ये गंधिक होते थे, ये इत्र बेचने वाले व्यापारी होते थे, उन्हीं को कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है 63। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म का मूल सिद्धांत हैं? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि संपूर्ण जगत प्राणवान है, ठीक है। सेकंड है कि बिहारों में निवास करना मोक्ष की अनिवार्य शर्त है, और थर्ड है कि जन्म और पुनर्जन्म चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये लोग इसी मतलब अवधारणाओं पे ही चलते थे। लेकिन बुद्ध लोगों का मानना था कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सब अस्थिर है, ठीक है। तो वो लोग इन चीज़ों पे नहीं मानते थे, वो मानते थे कि सब निराकार है, किसी का कोई मतलब ये प्राणवान नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में वो लोग बात करते थे। तो इनके तीनों ये स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है 64। इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा रेस टू जीरो अभियान है। तो फर्स्ट है कि कार्बन फुटप्रिंटिंग को कम करने और अर्थव्यवस्थाओं को कार्बन मुक्त बनाने हेतु बहुहितकारक पहल है। बी है कि 2030 तक सभी रूपों में निर्धनता को समाप्त करने के लिए आरंभ किया गया अभियान है, और सी है स्वस्थ जीवन शैली के प्रोत्साहन हेतु भारत में स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा प्रारंभ एक पहल है, और डी है कि भारत में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्युओं की संख्या को कम करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नेतृत्व में एक कार्यक्रम है। तो इसका देखो ये ए ऑप्शन सही है, जो ये रेस टू जीरो अभियान था, इसमें कार्बन फुटप्रिंटिंग को कम करने और अर्थव्यवस्थाओं को कार्बन मुक्त बनाने हैं तो बहुहितकारक एक पहल थी। ये जो आपको COP26 देखने को मिला था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो UNF ट्रिपल SC था, ठीक है, उसी के बारे में ये एक बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्शन, ठीक है, उसी के बारे में जो ये COP26 मीटिंग हुई थी वो इसी पर आधारित थी, ठीक है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 65। इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे शेषनाग ट्रेन क्या है? तो शेषनाग ट्रेन के बारे में बताना है, तो ए ऑप्शन है कि भारतीय रेलवे द्वारा चालित अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है, और बी है भारत की प्रथम मैग मैगलेव ट्रेन प्रणाली है, और सी है कि मतलब प्रारंभ की गई नई सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन है, और डी है कि भारत की प्रथम लंबी दूरी की विद्युत चालित ट्रेन है। तो देखो ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, जो ये शेषनाग है इस ट्रेन का नाम है, ये भारत की सबसे लंबी अब तक की ट्रेन है। इसकी लंबाई आपको 2.8 किलोमीटर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये भारत की सबसे लंबी ट्रेन है, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज में थी, तो इसीलिए ये मतलब पूछी जा सकती है। तो शेष ना करके पूछ लेंगे तो हमें पता नहीं रहेगा, कि अभी कह देंगे कि वो मिसाइल है, ठीक है, या फिर कोई रॉकेट लॉन्चर है, या मतलब कोई डिफेंस सिस्टम है, या मतलब ऐसे करके पूछ लेते हैं, तो हमको भी पता नहीं रहता है। तो उन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, कि कभी कभी इस बार तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है हमारा 66। इसमें कहा गया है कि महाजनपद काल में कराधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भुगतान केवल वस्तु के रूप में किया जाता था, क्योंकि इस अवधि में सिक्कों का उपयोग पूर्णतः प्रचलित नहीं था, और सेकेंड है कि कारीगरों और व्यापारियों को करों का भुगतान करने से छूट दी गई थी। तो ये गलत है, इसमें जो कारीगर और करों को भी भुगतान करना पड़ता था उनको, मतलब टैक्स के रूप में, ठीक है, चुंगी के रूप में। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, और फर्स्ट वाला भी गलत है, क्योंकि इसमें जो केवल वस्तु के रूप में नहीं, करेंसी के फॉर्म में भी ये मतलब भुगतान किया जाता था। इसमें जो आहत सिक्के थे इनका आविष्कार हो चुका था, ठीक है, तो मतलब पूरी तरीके से वस्तु पे नहीं था, और ना ही पूरी तरीके से करेंसी पे था, तो दोनों पे ये काम चलता था, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है हमारा, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 67, इसमें कहा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। सेकंड है कि उसने कृषि के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना की थी। और थर्ड है कि महान सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया उसके समकालीन थे। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ये सही हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है, क्योंकि प्रशासनिक इसने सुधार किया था, जिसमें राजधानी को जो है देवगिरी में स्थानांतरित किया था, और कृषि सुधार में ये दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। ठीक है। और ये बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इसने शुरू की थी। ठीक है। तो ये मतलब राजस्व सुधार था और एक सैनिक सुधार था, तो इसमें हुलिया और मतलब दागने की भी, घोड़ा दागने की भी प्रथा थी। ठीक है। तो इन चीज़ों का इसने विस्तार किया था। तो हमारा तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा, जो GISAID के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य कोविड-19 सहित सभी इन्फ्लुएंजा वायरस के डेटा के त्वरित साझाकरण को प्रोत्साहित करना है। और सेकेंड है कि GISAID को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूरोपीय संघ से प्रशासनिक सहायता प्राप्त होती है। तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको जो GISAID जो ये मतलब इनिशिएटिव है, ठीक है, इसको आपको जो फ्राइडे वॉन GISAID नामक एक संगठन है, उसके द्वारा प्रशासनिक सुविधा मतलब प्रशासनिक सहायता प्रदान होती है। और सेकेंड फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य कोविड-19 सहित सभी इन्फ्लुएंजा वायरस की डेटा के त्वरित साझाकरण को प्रोत्साहित करना है। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित मंदिर स्थापत्य कला विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो रेखापीठ है, पीड़ा देउल है, खाखरा देउल है। तो उपयुक्त मंदिर स्थापत्य विशेषताएं निम्नलिखित राज्यों में किसकी हैं? तो इनके बारे में हमको बताना है। तो देखो, रेखापीठ, पीड़ा पीड़ा देउल और खाखरा देउल, ये आपको देखने को मिलेगा जो उड़ीसा के मंदिर देखने को मिलते। ओ सॉरी, मैंने ऑप्शन नहीं बताया, चलो कोई नहीं, इसमें ऑप्शन बताना भूल गया। ठीक है। चलो कोई नहीं, इसका ये आप लोग नंबर काउंट कर लेना है, तो क्योंकि ये जो है सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है। तो रेखापीडल और पीड़ा देउल और ये खाखरा, ये आपको उड़ीसा के मंदिर हैं उनमें देखने को मिलेंगे, और ये नागर शैली में वहाँ पे निर्मित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, इसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से निम्नलिखित कलाकृतियों में से कौन सी प्राप्त हुई है? तो ए ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट है सोने का हार, बी है तकुआ, और थर्ड स्टेटमेंट है तांबे के कंगन, और फोर्थ है साधारण मध्यभांड। तो कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है? तो देखो, इसमें जो ये सोने का हार, तकुआ और तांबे के कंगन और साधारण मधुबंध, चारों के चारों आपको जो सिंधु घाटी कलाकृतियों के रूप में जानी जाती थी। ठीक है। ये मतलब बहुत ही मात्रा में पाए जाते थे। ठीक है। ये तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 71, इसमें कहा गया कि भारत के संस्कृत इतिहास के संदर्भ में कीर्तन घोष की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ए ऑप्शन है शंकरदेव, बी है मीराबाई, सी है कबीरदास और डी है रैदास। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, जो ये शंकरदास है, इन्हीं के द्वारा इसकी रचना की गई है कीर्तन घोष की। ठीक है। नेक्स्ट है 72, इसमें कहा गया है कि और ये जो शंकरदेव थे ना, इन्होंने ही जो ये वैष्णववाद था जो असम में, इसका जो है ये वहाँ के प्रमुख प्रवर्तक थे, और इन्होंने 15वीं शताब्दी में ही इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रसार प्रचार किया था। ठीक है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 72, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जो अवंती राज्य को मगध का प्रबलतम प्रतिद्वंदी बना दिया था? तो अवंती को कौन से कारण वो थे? तो ए फर्स्ट स्टेटमेंट है कि लौह एस खदानों की उपलब्धता और गंगा दोआब की उपजाऊ भूमि और रेशम मार्ग पर वस्तुओं की आवाजाही पर
आरोपित चुंगी से प्राप्त राजस्व। तो देखो ये रेशम मार्ग पर तो स्थित था नहीं अवंती, ठीक है। और ये गंगा दोआब का क्षेत्र भी वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपको जो वर्तमान में मालवा क्षेत्र है एमपी का, ठीक है, वहाँ देखने को मिलता था। तो वहाँ लौह अयस्क बहुत मात्रा में होता था, कि जो ये खदानें होती थी लोह अयस्क की खदानें बहुत मात्रा में होती थी, जो हथियारों को बनाने में मतलब उसका लोहे का उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। तो इसी के कारण इसने जो है मगध के सामने, और मगध और अवंती में जो टक्कर होती थी, तो उसका मतलब प्रतिद्वंदी मतलब बहुत दिनों तक उसने उसका विरोध मतलब उससे युद्ध करता रहा था, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन केवल सही है इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। इसमें कहा गया है कि रावण छाया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह उड़ीसा की छाया कठपुतली का एक रूप है। और सेकेंड है कि ये कठपुतलियाँ एक टुकड़े की बनी होती हैं और इनमें कोई जोड़ नहीं होता है। तो ये देखो इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसकी कठपुतलियाँ हैं जो मतलब इसमें कोई जोड़ नहीं होता है, ठीक है। और ये उड़ीसा की छाया कठपुतली के रूप में मतलब जानी जाती हैं। तो ये दोनों की दोनों मतलब सही स्टेटमेंट है रावण छाया के बारे में। और ये जो कठपुतलियाँ होती हैं ये जो मृगचर्म होती है उसकी बनी होती हैं, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये प्रसिद्ध वहाँ की मतलब एक रंगमंच है। नेक्स्ट है हमारा 74। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैदिक युग की प्रसिद्ध कवित्रियाँ थी। तो इसमें फर्स्ट है कि लोपामुद्रा, गार्गी, घोषा, मीराबाई और एतुकुरी मोल्ला। तो देखो इसमें एतुकुरी मोल्ला और मीराबाई ये दोनों नहीं थी, ये लोपामुद्रा थी, ठीक है। और गार्गी सहिता घोषा थी। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जो मैत्री इसी में थी, मैत्री थी, अपाला थी, ठीक है, रोमाशा थी और ब्रह्मवादिनी थी। ये लोग आपको देखने को मिले थे, जो मतलब वैदिक साहित्य में ये कवित्रियाँ थी जो बहुत ही प्रसिद्ध, इनको प्रतिष्ठा प्राप्त थी। ये लोग इनको इनकी जो मतलब संस्कृत में बहुत सी रचनाएं भी हैं, ठीक है। तो ये 1, 2 और 3 स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 75 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। सेकेंड है कि अरबी व्यापारी सुलेमान ने पाल साम्राज्य के संबंध में विस्तृत विवरण लिखा है। और थर्ड है कि पालों को तिब्बती और शैलेंद्र राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध था। तो ये अगर बात की जाए तो तीनों स्टेटमेंट इसके ये हमारे सही हो जाते हैं, क्योंकि जो पाल वंश थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि इनका जो ये देखने को मिला था पाल वंशों का, तो ये जो विक्रमशिला की स्थापना जो विश्वविद्यालय था इसकी धर्मपाल ने की थी। और ये जो सुलेमान व्यापारी था, ये अरबी व्यापारी, इसने जो इसके पाल साम्राज्य के संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी है। और पालों द्वारा तिब्बतियों और शैलेंद्र राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध था। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। नेक्स्ट है हमारा 76 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि तंजौर चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है स्टेटमेंट की यह एक प्रकार की लघु चित्रकला है। और सेकेंड है कि यह गुप्त काल के दौरान समृद्ध हुई थी। और थर्ड है कि लघु चित्रकलाओं में दिखाई देने वाला शंकुरूप मुकुट इस चित्रकला की एक प्रतीकात्मक विशेषता भी है। तो देखो ये देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, यह एक प्रकार की लघु चित्रकला है जो तंजौर की है, ठीक है। और लेकिन ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट है ये गलत है हमारा, क्योंकि ये गुप्त काल के समृद्ध जो समय में समृद्ध नहीं हुई थी। ये आपको देखने को मिली थी 18वीं से 19वीं शताब्दी के समय इसको देखने को मिली थी, ठीक है। तो गुप्त काल तो बहुत पहले आ गया था, तो वहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि लघु चित्रों में दिखाई देने वाला शंकु मुकुट इस चित्रकला की एक प्रतीकात्मक विशेषता है। तो 1 और 3 हमारा स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 77। इसमें कहा गया है कि शिवाजी के अधीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही नहीं है। तो शिवाजी के संबंध में बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ए ऑप्शन है हमारा कि
शिवाजी के अधीन प्रशासन मुख्यतः दक्षिणी राज्यों की प्रशासनिक पद्धति के अनुरूप था। ठीक है। सेकंड बी है कि उसने राज्य के मामलों में परामर्श देने हेतु मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की थी। और सी है कि उसने जमींदारी मतलब देशमुखी प्रणाली को समाप्त कर दिया था। और डी है नियमित सैनिकों के वेतन का नगद और राजस्व अनुदान दोनों में भुगतान किया जाता था। देखो डी वाला ऑप्शन सही है, नगद और राजस्व में भुगतान करते थे ये वाला। ठीक है। और ये जो ये हमारा फर्स्ट वाला ये भी सही है, क्योंकि इनकी जो प्रशासनिक पद्धति ये दक्षिणी जो राज्य थे उन्हीं के मतलब समरूप थी। और ये जो इनको परामर्श देने के लिए अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद होती थी तो वो भी इसमें प्रचलित थी। लेकिन ये जो हमारा है ये जमींदारी की जो कहा है इसमें समाप्ति कर दी गई थी जमींदारी प्रणाली की, तो ये गलत वाला स्टेटमेंट है। गलत पूछा है तो यही वाला हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 78। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि बलबन द्वारा एक पृथक सैन्य विभाग या दीवान ए अर्ज की स्थापना की गई। और सेकंड है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आरिज ए मुमालिक सशस्त्र बलों का सेनापति था। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे जो थे। तो ये देखो सेकंड वाला गलत है, क्योंकि जो आरिज ए मुमालिक था तो ये सेनापति नहीं हुआ करता था। ये मतलब जो सैनिक होते थे उनका मतलब लेखा जोखा रखता था, सारा उसका विवरण रखता था वो सैनिकों का। ठीक है। लेकिन इसका जो सेनापति होता था वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान स्वयं उसका सेनापति होता था। ठीक है। तो ये गलत है और ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि जो बलबन था इसने पृथक सैन्य विभाग या यानी कि जो दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। इसमें कहा गया है कि मध्यकालीन भारत में शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इस काल में जन शिक्षा की अवधारणा प्रचलित नहीं थी। और सेकंड है कि शिल्प और जो ये देखने को मिला था शिल्प या व्यवसाय का शिक्षा की प्रदान करने का उत्तरदायित्व सामान्यतः व्यापार संघों और विशिष्ट परिवारों के लिए छोड़ दिया गया था। और थर्ड है कि प्राचीन काल की तुलना में विज्ञान का विकास अपेक्षाकृत मंद हो गया था। तो ये जो अगर बात की जाए तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट ये तो सही है, प्राचीन काल में जो विज्ञान का विकास अपेक्षाकृत मंद हो गया था, क्योंकि प्राचीन काल में बहुत अच्छा था लेकिन ये जो मिडिवल काल था वो इतना अच्छा नहीं हो पाया था इसका। ठीक है। और ये सेकेंड वाली स्टेटमेंट पे की बात करें तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि शिल्प या मतलब व्यवसाय की शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व सामान्यतः व्यापार संघों और विशिष्ट परिवारों पर छोड़ दिया गया था। फर्स्ट वाले से ये फर्स्ट भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि काल में जन शिक्षा की जो अवधारणा प्रचलित नहीं थी। तो इसमें हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि पूर्व वैदिक काल के दौरान भूमि सुस्थापित निजी संपत्ति थी। ठीक है। और सेकंड है कि आर्यों द्वारा वैदिक काल के दौरान अधिकांश युद्ध या संपत्ति के लिए लड़े गए थे, जो युद्ध थे वो संपत्ति के लिए लड़े गए थे। और थर्ड है कि पुरंदर वैदिक काल में सेनापति की भूमिका निभाने वाला ऋग्वैदिक देवता था। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पुरंदर ये आपको देखने को मिलेगा ऋग्वैदिक देवता था जो मतलब सेनापति की भूमिका निभाता था। लेकिन आर्यों द्वारा ये जो अधिकांश युद्ध लड़े गए ये भूमि और संपत्ति के लिए नहीं लड़े गए थे, ये गाय के लिए लड़े गए थे, क्योंकि इनका मुख्य व्यवसाय उस समय था तो ये पशुपालन ही था। तो गाय ही उनकी संपत्ति मानी जाती थी, तो उन्हीं के लिए युद्ध होते थे, न कि अदर किसी चीज़ के लिए। और इनकी जो ये पूर्व वैदिक काल के दौरान ये भूमि स्थापित निजी संपत्ति थी, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि उस समय कुछ मतलब कभी कभी होता था कि भूमि के किसी क्षेत्र पर ये लोग कब्जा कर लेते थे, लेकिन ये चरवाहों की तरह मतलब इधर से उधर जाते रहते थे, तो कोई मतलब अस्तित्व नहीं था, स्थायी रूप से किसी चीज़ के पर कोई नियंत्रण नहीं था। ठीक है। तो वो भी गलत है हमारा। तो मतलब सी ऑप्शन सही हो गया, केवल 3 स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है। नेक्स्ट है 81। इसमें कहा गया है कि मध्यकालीन भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में उलेमा संदर्भित है। तो ए ऑप्शन है सूफी संतों के मध्य वार्तालाप के संग्रह को। और बी है सूफी संतों की जीवनी संबंधी लेखा को। और सी है कि सामाजिक राजनीतिक जीवन का त्याग करने वाले मुस्लिम उपासकों और धर्मगुरुओं को। और
डी है कि इस्लामिक दर्शन के विद्वान और मुस्लिम शासकों के सलाहकार को। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, जो ये मुस्लिम दर्शन के विद्वान और मुस्लिम शासकों के सलाहकार को उलेमा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये बहुत ही ज्ञानी मतलब लोग होते थे। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि भारतीय संगीत के संदर्भ में कमायचा है। तो कमायचा क्या है? तो ये ऑप्शन है कि संकीर्तन नृत्य से जोड़ा संगीत वाद्य यंत्र है। बी है असम के मैदानी इलाकों में पाई जाने वाली हिंदुस्तानी संगीत की शैली है। और सी है हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त मधुर रचना है। और डी है मांग मांगड़ियार समुदाय द्वारा उपयोग किया जाने वाला धनुषाकार संगीतात्मक वाद्य यंत्र है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ये मतलब जो कमायाचा है, ये आपको भारतीय संगीत में मंगड़ियार समुदाय द्वारा उपयोग किया जाने वाला धनुषाकार एक संगीतात्मक जो वाद्य यंत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 83, इसमें कहा गया है कि प्रसिद्ध शिल्पकारी तकनीकी मोम साचा संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है दीवारों की सजावट के लिए जड़ाऊ कार्य। और बी है कि धातुओं की मूर्तिकला। सी है मृदुभांड। और डी है गुम्बद निर्माण। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो ये मूर्तिकला जो मतलब शिल्पकारी तकनीकी मोम साँचा है, ठीक है, तो ये आपको जनरली देखने को मिल जाती थी। तो ये मतलब जो मूर्तियाँ थी, ठीक है, मूर्तियों की जो मूर्तिकला थी, धातु मूर्तिकला, उसी में देखने को मिलती थी। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। और ये लॉस्ट वेकर तकनीकी के नाम से बहुत ही प्रचलित थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 84, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। तो फर्स्ट है कि पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो, दिलवाड़ा जैन मंदिर ये माउंट आबू पे, और शोर तट मंदिर महाबलीपुरम। तो शोर तट मंदिर तो इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ तो विष्णु और शिव के लिए ये समर्पित है। लेकिन ये पार्श्वनाथ खजुराहो का और दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है, माउंट आबू का, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों के दोनों आपको जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो हमारा एक और दो स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, इसमें कहा गया है कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जो राज्य के नागरिक और सैन्य मामलों की देखभाल के लिए उत्तरदायी थी। और सेकेंड है कि यह व्यवस्था भारत में अकबर द्वारा आरंभ की गई थी। और थर्ड है कि भू क्षेत्रों यानी जागीरों के आवंटन के रूप में मनसबदारों को भुगतान किया जाता था। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, मनसबदारों को जो जागीरें दी जाती थी और यह जो व्यवस्था आरंभ जो अकबर द्वारा शुरू की गई थी, तो ये भी हमारा जो स्टेटमेंट है सही है। ठीक है, और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि ये प्रशासनिक व्यवस्था थी जो राज्य नागरिक और सैन्य मामलों की देखभाल के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है, तो तीनों के तीनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं ये, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86, इसमें कहा गया है कि 86 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुगल काल के दौरान आयात की गई प्रमुख मदें हैं, कि आयात कौन सी मदें आयात की जाती थी। तो हाथीदांत फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड है हमारा तांबा, थर्ड है सोरा, और युद्ध के घोड़े फोर्थ है। तो इसमें देखो सोरा का हम जो आयात नहीं करते थे बल्कि निर्यात करते थे। हमारे यहाँ बहुत इंडिया में बहुत मात्रा में सोरा पाया जाता है, तो इसका हम लोग आयात करते थे। अंग्रेज और पुर्तगाली थे, ये लोग भी सोरा ही ले जाते थे। ठीक है, तो ये नहीं, लेकिन हाथी दांत और तांबा और युद्ध के घोड़े, इन लोगों का हम लोग आयात करते थे। ठीक है, तो ये मतलब आपको देखने को मिलेंगे। तो 2, 3 और 4 स्टेटमेंट, तो हमारा मतलब 1, 2 और 4 स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, सोरा और ये जो मूंगा होते थे, ठीक है, इन चीज़ों का हम लोग जो है मोती होते थे उनका जो है निर्यात करते थे यहाँ से, इंडिया से। ठीक है, नेक्स्ट है 87, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो भित्ति चित्रकारी है और राज्य दिए हुए हैं। तो पिथौरा की बात की जा रही है, भित्ति चित्रकारी पश्चिम बंगाल में प्रचलित थी। और बाघ की बात करें तो मध्य प्रदेश, वारली गुजरात। तो देखो जो वारली ये भित्ति चित्रकला है, ये गुजरात की नहीं, आपको ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये बाघ चित्रकला तो ये तो मध्य प्रदेश की देखने को ही मिलती है, जो ये भीमबेटका की गुफाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसमें बहुत मात्रा में, ये सबसे विशाल मात्रा में देखने को मिलती हैं बाकी गुफाएं मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये जो
ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, ये पश्चिम बंगाल में नहीं पिथौरागढ़ की, ये आपको गुजरात और राजस्थान में देखने को मिलती है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। इसमें कहा गया है कि गुरुबानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह केवल सिख गुरुओं के भजनों का संग्रह है। सेकेंड है कि अंतिम रूप से इसका संकलन बाबा गुरु नानक के शिष्य गुरु अंगद द्वारा किया गया था। और थर्ड है कि इन भजनों की कई भाषाओं में रचना की गई है। तो देखो ये तो सही है स्टेटमेंट थर्ड वाला, क्योंकि इसकी रचना जो है आपको देखने को मिलेगी, जो संस्कृत में की गई है, फारसी में की गई है, पंजाबी में है, ब्रज में है। ठीक है, तो इन भाषाओं में, कई भाषाओं में इसकी रचना की गई है। और सेकेंड स्टेटमेंट में है तो ये भी गलत है, क्योंकि ये अंतिम गुरु ने इसका संकलन नहीं किया था। इसमें ये पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, इन्होंने इसका संकलन किया था। और इसमें केवल सिख गुरुओं के भजनों का संग्रह नहीं मिलता है, इसमें आपको गुरु नानक के भी है, सिख गुरु थे उनके भी हैं, और रविदास के थे, कबीर थे, फरीद थे, इन लोगों के भी इसमें रचनाओं का संकलन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हमारा ये थर्ड वाला स्टेटमेंट केवल सही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। इसमें कहा गया है कि भीम बेटका गुफाओं की मध्य पाषाणिक चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि शिकार इन चित्रों में प्रयुक्त प्रमुख विषय है, और इन चित्रों में केवल मानव को दर्शाया गया। तो एक गलत है स्टेटमेंट, मानव को कैसे केवल दर्शाया गया, इसमें पशुओं को, पक्षियों को, और शिकार करते हुए जो मनुष्यों और पक्षियों को नृत्य करते हुए, और पशुओं की लड़ाई, शहद इकट्ठा करते हुए, मतलब इन चीज़ों के लिए ये मतलब किया गया है। ठीक है, तो ये गलत हो गया सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट वाला हमारा सही है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये जो आपको भीमबेटका की गुफाएं हैं, मतलब विशाल काय गुफाएं, ये एमपी में रायसेन जिले में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और ये जो 500 के समथिंग है, ये मतलब बहुत ही ह्यूज मात्रा में उस समय की ये पेंटिंग देखने को मिलती है, पेंटिंग गुफाएं। ठीक है, नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि बुद्ध साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बुद्ध साहित्य के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है कि बुद्ध के किसी भी उपदेश को उसके जीवन काल के दौरान लिपिबद्ध नहीं किया गया था। और सेकेंड है कि बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया है, और संघ के सदस्यों के लिए नियम और विनियम सुत्त पिटक में वर्णित किए गए हैं। तो ये देखो थर्ड वाला गलत है, क्योंकि ये जो नियम और विनियम थे, ये विनय पिटक में आपको देखने को मिल जाएंगे, और जो बुद्ध की शिक्षाएं थी ये सुत्त पिटक में थी। ठीक है, तो इसका अपोजिट कर दिया है इस स्टेटमेंट में, तो ये गलत हो गया। और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि बुद्ध की किसी भी उपदेश को उसके जीवन काल में लिपिबद्ध नहीं किया गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ही इनको लिपिबद्ध किया गया है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 91 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि धार्मिक प्रथाओं के लिए मंदिरों का बृहद पैमाने पर विकास हुआ है। और सेकेंड है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों द्वारा पशुओं की पूजा की जाती थी। तो देखो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही नहीं है, क्योंकि मंदिरों का वहाँ उस समय तो मंदिर मिले ही नहीं थे वहाँ पे। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है हमारा, वहाँ कोई भी मंदिर हमको नहीं मिला है। हाँ, मेसोपोटामिया वाली जो सभ्यता है वहाँ देखने को मिल जाएंगी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ये चीज़ें नहीं देखने को मिली है। ठीक है, तो वहाँ कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है। और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है, क्योंकि जो है पशुओं और जो है वृक्षों की भी पूजा की जाती थी। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही हो जाता है, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 92। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित राजवंशों में से कौन 8वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लंबे समय तक चोल त्रिपक्षीय संघर्ष का भाग नहीं था। तो फर्स्ट है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य और पाल वंश। तो देखो ये चालुक्य थे, चालुक्यों ने इसमें भाग नहीं लिया था, लेकिन जो गुर्जर, राष्ट्रकूट और पाल वंश थे, तो इन लोगों ने इसमें बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और इन लोगों ने जो है इस पे अधिकार भी किया था। और ये इसलिए प्रचलित था क्योंकि ये रेशम मार्ग पे स्थित था, तो मतलब राजस्व का एक मतलब बड़ा क्षेत्र था, और साथ ही गंगा के दोआब का, गंगा के तट पर स्थित था, तो ये मतलब बहुत ही उपजाऊ प्रदेश था। ठीक है, तो इस पे सब लोग मतलब
नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। नेक्स्ट है हमारा 93, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि नाथपंथी संत गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ के अनुयायी थे और वे अलौकिक शक्तियों और प्रथाओं में विश्वास नहीं करते थे। थर्ड है कि उन्होंने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों द्वारा दावा किए गए विशेषाधिकारों की निंदा की है। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उन्होंने निंदा की है इन चीज़ों की, और वो लौकिक और प्रथाओं में, जो अलौकिक प्रथाओं और में विश्वास करते थे, बल्कि इसमें विश्वास करते थे, ना कि नहीं करते थे। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि नाथपंथी संत गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के अनुयायी थे। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 94, इसमें कहा गया कि हाल ही में सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के गठन के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इन स्पेस की प्राथमिक भूमिका है। तो फर्स्ट है कि दूरसंचार के लिए सूक्ष्म उपग्रह है। सेकेंड है कि नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ निकटता से सहयोग करते हुए अंतरिक्ष अनुसंधान करना है। ठीक है, और सी है कि भारतीय अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी व्यवसायियों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। और डी है स्पेक्ट्रम आवंटन की नीलामी और मूल्य निर्धारण की विनिमय और उसका निर्धारण करना है। तो अगर बात की जाए तो ये हमारा ए वाला मतलब सी ऑप्शन सही है। ये भारतीय अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी व्यवसायियों की भागीदारी को बढ़ाना है, ताकि और ज़्यादा मतलब हम लोग आत्मनिर्भर हो पाएँ। ठीक है, जो आत्मनिर्भर चल रही हैं चीज़ें, ठीक है, उन्हीं के संबंध में। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि खजुराहो मंदिर परिषद को निम्नलिखित में से किन राजवंशों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो ए ऑप्शन है सोलंकी, बी है चंदेल, परमार, डी है चौहान। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। जो इस चंदेल शासक थे, इन्हीं के द्वारा आपको खजुराहो के परिसर में निम्नलिखित प्रकार के जो है इनको संरक्षण प्रदान किया गया था, मतलब, और उन्होंने ही इन मंदिरों का बहुत ही मतलब आपको देखने को मिलेगा इनके शासनकाल में, जो 950 से 1050 वाला ईस्वी वाला समय था, उसमें ये चरमोत्कर्ष पे था। और यहाँ पे बलुआ पत्थर से निर्मित मतलब मंदिरों का निर्माण किया गया है, और इसमें यहाँ पे जो मंदिर हैं ज़्यादातर कामुकता वाली जो है मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये वर्ल्ड फेमस हैं। नेक्स्ट है हमारा 96, इसमें कहा गया है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाले वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ए ऑप्शन है विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, बी है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा, और सी है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा, और डी है कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा। तो हमारा देखो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा यानी यूनेस्को द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 97, इसमें कहा गया है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला मियावाकी विधि क्या है। तो ये ऑप्शन है वनों को उगाने की एक अनोखी तकनीक है, बी है चावल की खेती की प्रचलित तकनीकी है, चीनी तकनीकी है, और सी है कि औद्योगिक बहिस्राव का उपचार करने की विधि है, और डी है कि अर्थव्यवस्था में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाने का साधन है। तो देखो ये ए ऑप्शन सही है कि वनों को उगाने की एक अनोखी तकनीकी है। ये जापान में विकसित की गई थी। ठीक है, जापानी तकनीक है, जिसमें जो पौधों को उगाया जाता है और वनों को बहुत जल्दी से मतलब विकसित किया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब 3 वर्ष में फिर वृक्ष की देखभाल 3 वर्ष के बाद नहीं करनी पड़ती है, वो अपने लिए सक्षम हो जाता है, इतनी तेज़ी से ग्रो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 98, इसमें कहा गया है कि सम्राट अशोक के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अब अपने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा से प्रत्यक्ष संवाद करने वाला प्रथम भारतीय सम्राट था, और अशोक के अभिलेख केवल भारत में पाए जाते थे। थर्ड है कि संस्कृत के साथ साथ अभिलेखों पर अमराइक और यूनानी जैसी भाषाओं का भी उल्लेख किया गया है। तो इसमें देखो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें संस्कृत भाषा का उल्लेख नहीं मिलता है इनके शिलालेखों पे। इनमें अमराइक भाषा, ब्राह्मी भाषा का इसमें जो है, और खरोष्ठी लिपि का जो है इसमें जो संकलन देखने को मिलता है। और इसके जो अभिलेख थे अशोक के, ये केवल भारत में ही नहीं थे, अफगानिस्तान और विदेशों में भी देखने को मिलते थे।
ये काबुल वाले क्षेत्र में देखने को मिले थे, ठीक है। तो केवल भारत में नहीं है ये। फर्स्ट सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अपने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा से प्रत्यक्ष संवाद करने वाला वह प्रथम भारतीय सम्राट था। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। इसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की धातु की मूर्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि धातु मूर्तियां बनाने में बालू संकुचन यानी सैंड कास्ट सर्वाधिक प्रचलित तकनीकी थी। और सेकेंड है कि केवल मानव आकृतियां धातु से निर्मित थी। और थर्ड है कि उत्तरकालीन हड़प्पा और ताम्र पाषाणिक स्थलों में धातु की ढली मूर्तियों का अभाव था। तो ये देखो, इसमें अभाव नहीं था, ये बहुत मात्रा में धातु की ढली हुई मूर्तियां देखने को मिलती थी, तो ये गलत है। और इसमें केवल पशुओं की ही नहीं, जो मतलब मानव की ही नहीं, पशुओं की भी मूर्तियों का धातु से निर्मित की जाती थी, तो ये भी गलत हो गया। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है ये भी, क्योंकि धातु की मूर्तियां बनाने में केवल बालू संकुचन यानी सैंड कास्टिंग का ही उपयोग नहीं किया जाता था, उसमें आपको भ्रष्ट मोम ढलाई का भी देखने को मिलता था और प्लास्टर का भी इसमें प्रयोग किया जाता था। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है। कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। 100 क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि प्राय सुर्खियों में रहने वाला बेशक संबंधित है। तो फर्स्ट है कि चकमा जनजाति द्वारा बनाया जाने वाला वार्षिक बौद्ध त्यौहार है, ठीक है। बी है कि केरल में वार्षिक भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है। और सी है नागालैंड का पारंपरिक हाथ से बुना कपड़ा है, जिसे हाथ में ही जीआई टैग प्रदान किया गया है, मतलब हाथ ही में से जीआई टैग दिया गया है। और हाल ही में मतलब जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। और डी है कि आंध्र प्रदेश की एक रंगमंच परंपरा है। तो इसका देखो ए ऑप्शन सही है, जो ये मतलब बेशक है, ठीक है। ये चकमा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला वार्षिक जनजाति मतलब महोत्सव है, ये त्यौहार है, ये बहुत बड़ा ही मतलब सबसे बड़ा आप कह सकते हैं जनजाति त्यौहार है, ठीक है। इसीलिए ये ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। और ये मिजोरम में आपको देखने को मिलेगा, बांग्लादेश में बहुत ही चकमा है ये देखने को मिलते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी मात्रा में ये लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको बिल्कुल जो है लाइक करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। कर लिया है तो कोई बात नहीं, और जिसने सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन पे प्रेस नहीं किया है तो उस पर भी कर लो, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों को तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो कई प्रकार की वीडियो आती रहती हैं, तो आपको मिलती रहेंगी, तो आप लोग उसको एंजॉय करते रहिए, ठीक है। और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आपको बताना है कि कितना आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, कितना आप सही कर रहे हैं, तो हमें भी पता चले कि हम पढ़ा रहे हैं यार, मेहनत कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं ये मेहनत ख़राब जा रही है हमारी, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को बताना है। और अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत है, पढ़ाने का तरीके में कोई चेंजेस लाने हैं, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इशू हो तो आप लोग शेयर कीजिए, मैं वो करता हूँ। हालांकि कभी कभी दिक्कत हो जाती है। अभी पीडीएफ में शेयर नहीं कर पाया था, बीच में वीडियो भी 2-3 दिन नहीं डाल पाया था, एक्चुअली प्रॉब्लम हो जाती है तो नहीं कर पाया था, लेकिन मैं करूँगा सारा काम। ये है कि मुझे थोड़ा टाइम की कमी है, तो इसी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, लेकिन मैं कर देता हूँ, ठीक है। आपको मिल जाएंगी चीज़ें, मिल जाएंगी, आगे पीछे मिलेंगी थोड़ा सा, लेकिन मिलेंगी ज़रूर, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, प्लस अपना आप लोग भी ध्यान रखिए, और अपनी फैमिली का भी अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।